वेलकम एवरीवन, माय नेम इज मोहित, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स के ऊपर 100% एनसीईआरटी। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एक एक लाइन को अच्छे से बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रुप 14 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड और फेलोबियम। तो आपको पहले तो नाम एग्जैक्ट याद कर लो, कोई ट्रिक मत बनाओ, सिंपल याद ही कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप पहले कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दे रखा है कि ये मोस्ट एबोंडेंट एलिमेंट है, लेकिन 70th नंबर पे। तो जो ग्रुप 13 वाला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो मोस्ट एबोंडेंट एलिमेंट्स हैं आपके अर्थ क्रस्ट में, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। ठीक है, बोरोन जो है सबसे कितना है, मतलब बहुत लोएस्ट में आता है। ठीक है, बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है। उसी तरह से हमारा कार्बन भी है, उस 70th नंबर पे आता है। ठीक है, कार्बन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में। जो फ्री फॉर्म है, जो एलिमेंटरी स्टेट है, उसमें हो गया कोल, ग्रेफाइट, डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और कार्बन जो है कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड। ईयर के अंदर इसका कितना परसेंट है, तो 0.03%। ठीक है, गैसेस फॉर्म में। तो ये देख लो। बाकी ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रखा है कि नेचुरली ऑकरिंग जो कार्बन है हमारे आइसोटोप, वो है C12 और C13। ये दोनों जो है हमारे नेचुरल ऑकरिंग आइसोटोप है कार्बन के, C12 C13। लेकिन जो इंपॉर्टेंट दे रखा है कि C14 जो है हमारा ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि C14 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और इसको हम यूज़ करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग के अंदर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल फ्री हो सकता है कि कार्बन के कौन से आइसोटोप को हम यूज़ करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग के अंदर। तो C12 C13 C14 में से सिर्फ 14 होगा। ठीक है, 28 फरवरी को फिजिक्स वाला की तरफ से हुआ था बहुत बड़ा मेगा इवेंट विश्वास दिवस। इसके अंदर बहुत बेहतरीन ऑफर्स आपको सारे बैचेस में मिल रहे थे। ये पहले 10 मार्च तक था, लेकिन अब ये एक्सटेंड होकर 15 मार्च तक हो गया। इसमें जितने भी आपके बैचेज हैं सब पे आपको बेहतरीन प्राइस डिस्काउंट मिल रहा है। आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, MOHIT मोहित। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट और मिलने वाला है। ठीक है, और पता ही है कि नीट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो अब आपको बहुत फोकस से, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ और प्रॉपर स्ट्रेटजी से पढ़ना है। क्योंकि नीट ऐसा एग्जाम बन गया है कि अगर आपने बिल्कुल प्लानिंग से और स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ोगे तो आप रह जाओगे। ठीक है, तो सारे बैचेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, बहुत अच्छा मौका है, परचेज कर लीजिए। और इन सारे बैचेस के अंदर आपको प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंडिया के बिल्कुल टॉप एजुकेटर्स जो है वो आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे। एक वीक में 6 डेज आपके क्लासेस होंगे, 3 लाइव लेक्चर पर डे होंगे, और DPP मिलेंगी उनकी प्रॉपर आपको वीडियो सॉल्यूशन क्यूज फॉर्मेट में, मतलब बहुत अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग में होगा। PDF आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, PW ऐप पे, और शेड्यूल टेस्ट होगा जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बस पढ़ने से नहीं होगा, टेस्ट भी देना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कूपन कोड यूज भी कर सकते हो, MOHIT, तो परचेज कर लो। अब बात करते हैं सिलिकॉन के बारे में। तो सिलिकॉन जो है ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर। कितना परसेंटेज है, तो 27.7% है। ठीक है, अब देखो ये जो है आपके सिलिका और सिलिकेट्स दो फॉर्म के अंदर नेचर में पाए जाते हैं। हमको डिटेल में पढ़ना था सिलिका के बारे में और सिलिकेट्स के बारे में, लेकिन अब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो इसको हम रहने देंगे। ठीक है, टीन जो है वो कैसिटराइट जो है ACNO2 उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और लीड जो है वो गिलेना यानी कि PBE के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको मेटलर्जी के अंदर पाया जाता है कि टीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लीड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो हमारा फेलोबियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो कि सिंथेटिकली है, मतलब इसको हम आर्टिफिशियली सिंथेटिक किए हुए हैं। ठीक है, ये है फेलोबियम। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो सबसे जो अच्छा यहाँ पे लाइन दे रखा है, ये दे रखा है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों को हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, और ये सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के अंदर यूज़ होते हैं। तो बहुत ही आपको किसी भी कोचिंग के टेस्ट के अंदर इजीली पूछ लेंगे यहाँ पे कि ट्रांजिस्टर के अंदर और सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के अंदर किसको हम यूज़ करते हैं, तो जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ग्रुप 14 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंपल होगा, NH2 NP2 होगा। 13 का था तो NP1 था उसमें। अब बात करें कोवेलेंट रेडियस के बारे में। देखो कोवेलेंट रेडियस जो है बहुत ध्यान से समझ लो, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन दे रखा है ये वाला कि देखो जब हम कार्बन से सिलिकॉन में जाते हैं तो कंसीडरेबल इंक्रीज होता है कोवेलेंट रेडियस के अंदर, यानी कि अच्छा से इंक्रीज करता है। लेकिन जब हम सिलिकॉन टू लीड जाते हैं, सॉरी सिलिकॉन से लीड तक जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा बहुत ही स्मॉल इंक्रीज होता है, बहुत ही स्मॉल इंक्रीजमेंट होता है। जब हम सिलिकॉन से लीड तक जाएंगे तो
हमारा जो कोवेलेंट रेडियस है बहुत ही स्मॉल इंक्रीज करेगा। देखो ये असर्शन हो गया। रीज़न क्या दे रखा है, दिस इज़ ड्यू टू, देखो कभी भी बिकॉज आ जाए, ड्यू टू आ जाए, देयरफॉर आ जाए तो समझ लो यहाँ पे असर्शन इंजर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमको पता चल गया कि यहाँ पे असर्शन इंजर क्वेश्चन है, तो सिलिकॉन से लीड में जाएंगे तो हमारा कोवेलेंट रेडियस बहुत ही स्मॉल इंक्रीज करता है। रीज़न क्या है इसका, प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल इन हेवियर एलिमेंट्स, यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं हेवियर एलिमेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ में हमारा दे रखा है यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है यहाँ पे कि अपना फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ग्रुप 14 का ज़्यादा होता है ग्रुप 13 से। ठीक है, तो पहले इसको याद कर लो क्योंकि साइज छोटा होता है। सिंपल बात है कि ग्रुप 14 का साइज छोटा होता है तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ज़्यादा होगा ग्रुप 13 से। पहला कंपैरिजन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक लाइन दे रखा है कि जनरली ये होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा नहीं होगा। अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखो, सबसे ज़्यादा है कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, और फिर टीन नहीं है, टीन की जगह पे लीड है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है सर्चर ने क्वेश्चन यहाँ भी दे रखा है कि जो है हमारा लीड का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों होता है टीन से, जबकि होना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे रीज़न ये दे रखा है कि इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम टीन टू लीड इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल। जो डी एंड एफ ऑर्बिटल हैं लीड के, वहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है और इंक्रीज साइज बढ़ने के कारण भी हमारा यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी लीड का ज़्यादा होता है टीन से। तो बहुत अच्छे से जो असर्शन इंजन क्वेश्चन दे रखे हैं उनको तो एटलीस्ट छोड़ के मत जाओ। तो दो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन फ्रेम हो गए। अब यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी के बारे में। तो पता ही है कि स्मॉल साइज होता है ग्रुप 14 का, और ग्रुप 14 का अपना इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होता है ग्रुप 13 के एलिमेंट से। ठीक है। अब देखो अगर हम देखो ये जितने भी आपके यहाँ पे टेबल दे रखे हैं इनके वैल्यू कभी नहीं आने वाले हैं। हाँ, ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पे जितने भी ऑर्डर है उनको यहाँ पे लिख रखा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने देख ही लिया। इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी की बात करें तो जो लास्ट लाइन यहाँ पे था ये था कि सिलिकॉन से लेके लीड तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है। तो अगर डाटा आप देख लो तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड इनके 1.8, 1.8, 1.8 और 1.9 यानी कि ऑलमोस्ट सेम इनके इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है। तो ऑर्डर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैल्यू एक बार देख लो, इनका वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। अब देखो डेंसिटी बात करें अगर हम तो ग्रुप 14 का, तो ये एग्जैक्ट सेम ऑर्डर याद कर लो, इसमें कुछ आप मतलब नहीं था मिक्स मत करो, इसको एग्जैक्ट याद कर लो। ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस ग्रुप 14 के अंदर यहाँ पे है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होगा, उसको हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 भी है और निगेटिव भी शो करता है। सिलिकॉन जो है +4 शो करता है, जर्मेनियम +4 +2 शो करता है, टीन जो है +4 शो करता है, कुछ हद तक +2 भी शो करता है, लेकिन जो यहाँ पे लीड है वो मैक्सिमम +2 ही शो करता है। ठीक है। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं हम कि स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो +4 है, जो ग्रुप 14 का जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। क्यों करेगा? ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए लीड का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +4 नहीं होता है, बल्कि -2 कर दो तो हमारा +2 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखो, तो जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप 14 के वो सारे सॉलिड्स हैं। पहला लाइन इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे सॉलिड्स हैं। कार्बन और सिलिकॉन जो है हमारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, कार्बन हो गया और सिलिकॉन हो गया, ये नॉन मेटल्स हैं। जर्मेनियम जो है ये मेटलॉइड है। ठीक है। टीन और लीड ये सॉफ्ट मेटल है विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मतलब कुछ मत करो, सिंपल कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल हो गया, जर्मेनियम मेटलॉइड हो गया, टीन और लीड जो है हमारे सॉफ्ट मेटल हो गया। ठीक है। अब बात करें मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 14 का मच हाइयर है हमारा ग्रुप 13 एलिमेंट से। तो बहुत अच्छी बात करो कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 14 एलिमेंट्स का मच हाइयर है ग्रुप 13 एलिमेंट से। ठीक है। अब नेक्स्ट है बताना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। देखो केमिकल प्रॉपर्टी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने यहाँ पे पहले ही बात किया था कि कार्बन जो है पहला है जो कि निगेटिव भी शो करेगा और +4 भी शो करेगा। सिलिकॉन जो है +4 शो करेगा। जर्मेनियम जो है +4 और +2 दोनों शो करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है एसेंटीन वाला, टीन जो है मेरा +4 शो करता है, मोर जो स्टेबल होता है ये +4 होता है। लेकिन वहीं पे लीड की बात करें तो इसका जो है मोस्ट स्टेबल होता है, जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसको एग्जैक्ट याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है पूरे एलिमेंट्स का इस ग्रुप के अंदर, ग्रुप 14 के अंदर, वो +4 है और +2 है। ठीक है। अब देखो कार्बन ऑल्सो एग्जिबिट निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही है।
कार्बन यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि बहुत अच्छा लाइन दे रखा है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे ये कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। देखो तो मैं आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ फजान्स रूल का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करो पी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, तो ये बार बार चीज़ रिपीट होगा। ठीक है, तो फजान्स रूल का हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। किसी भी आयोनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है उसको डिटरमाइन करने के लिए पहले हम इसको फजान्स रूल इसके लिए यूज़ करते हैं। तो हम फजान्स रूल में क्या देखते हैं कि किसी भी आयोनिक बॉन्ड के अंदर कितना हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर है। देखो जितना ही केटायन छोटा होगा, जितना ही एनायन बड़ा होगा, ठीक है, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक बॉन्ड। यानी किसी भी आयोनिक बॉन्ड के अंदर उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। मतलब रूल ये था कि कोई भी बॉन्ड जो है 100% कोवेलेंट नहीं होता, कोई भी बॉन्ड जो है 100% आयोनिक नहीं होता। तो किसी भी आयोनिक बॉन्ड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है उसको पता करते हैं फजान्स रूल से। तो जितना ही साइज ऑफ केटायन छोटा है और साइज ऑफ एनायन बड़ा है उतना ही हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। फिर ग्रेटर द चार्ज ऑफ द केटायन, ठीक है, जितना ही ज़्यादा चार्ज होगा केटायन के ऊपर उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो दोस्त। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गया। तो मैंने इस छोटे से लाइन को आपको एक्सप्लेन कर दिया फजान्स रूल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फजान्स रूल का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दे रखा है कि हैवियर मेंबर्स में अगर हम देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी। देखो तो यहाँ पे मैंने +2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रखा है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +2 का स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पे बहुत अच्छा है सर्च इंजन क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, खुद लिख रखा है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन द सीक्वेंस जर्मेनियम टिन लीड। क्यों होता है? ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट द बॉन्डिंग। मतलब वही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। सिंपल, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम नहीं दे रखा, तो उसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं कि जब हमारा NH2 जो है इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिसिपेट ना कर पाए बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, तो वही है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो मेरा इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो दोनों जो है +2 +4 दोनों का इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ठीक है, अब हमारा दे रखा है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्ट प्रोबेबली +4 शो करता है। ठीक है, हमने देख लिया। फजान्स रूल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक NCERT अभी आगे मिलेगा आपको, वहाँ से मैंने इसको लाइन को उठाया हुआ है, इसको भी इंपॉर्टेंट लाइन इसको समझ लो। बहुत प्यारा लाइन दे रखा है कि ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट्स आर जनरली मोर एसिडिक देन दी अदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तुम देखो पढ़े होगे कि जितने भी मेरे मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ये सारे मेटल के ऑक्साइड है तो ये बेसिक नेचर के होने चाहिए थे, लेकिन ये सारे बेसिक नहीं होते हैं, ये सारे मेरे एसिडिक नेचर के होते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? इसलिए होगा क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट तुम चेक करो तो +7 +6 +5 जितना ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होंगे। तो ये सब बेसिक नहीं होते हैं, ये सब एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये लाइन आगे मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन लिख रखा है, मैंने इसको फिल्टर कर लिया है कि SN+2 है, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? देखो तो SN+2 है, ठीक है, ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा SN+4 में। क्यों करेगा? क्योंकि हम अभी पढ़ के आ रहे हैं कि जो SN+4 जो है मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, तो ये SN+2 अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा SN+4 में। तो कोई भी एलिमेंट खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी कि सामने को रिड्यूस करेगा, यानी कि SN+2 जो है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि ये SN+4 में ही स्टेबल है। अगर बात करें हम Pb+4 का, देखो तो Pb+4 में किस में Pb जो है लीड जो है किस में स्टेबल होता है? तो वो +2 में स्टेबल होता है। तो ये अब खुद को क्या करेगा? +4 से +2 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये अपने आप को रिडक्शन कराएगा। तो जो खुद को रिड्यूस कर रहा हो वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो वहीं यहाँ पे दोनों लाइन दे रखा है। ठीक है, SN+2 रिड्यूसिंग एजेंट है, Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन इन CCl4। अगर तुम CCl4 को देखोगे तो कार्बन से टोटल 4 बॉन्ड जुड़े हैं, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। आप केमिकल बॉन्डिंग दे पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या होता है। तो ये CCl4 जो है बेसिक दे रखा है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है।
कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवैलेंसी मोर देन 4। देखो ये लाइन जो है आपको रट्टा होना चाहिए। कोई भी आप ग्रुप पढ़ लो, आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगा, जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं अपने कोवैलेंस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं अपने कोवैलेंस को एक्सपेंड नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे कार्बन जो है अपना 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वहीं पे बाकी सारे एलिमेंट जो हैं अपने इस ग्रुप 14 के वो सारे एक्सिड कर लेंगे, कार्बन नहीं कर पाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सारे एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल है कार्बन को छोड़ के। यानी कि कार्बन जो है इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड इनके पास डी ऑर्बिटल है और ये अपना कोवैलेंसी 4 से एक्सपेंड कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ड्यू टू दिस देयर हैलाइड्स अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एंड हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ टू द। वही बात है कि जितना ही ज़्यादा इनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, कोवैलेंसी को अपना एक्सपेंड कर पाएंगे, उतना ही जब इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन फॉर्म करेगा, जर्मेनियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, टीन कॉम्प्लेक्स बनेगा और इन सब का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d2 है। तो सिंपल सा लाइन है कि कार्बन नहीं एक्सपेंड कर सकता कोवैलेंसी। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। बाकी सब कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज डी ऑर्बिटल है। यही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ग्रुप 14 के एलिमेंट मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ये लाइन हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब जस्ट पढ़ के आए कि जितना ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही एसिडिक इन कैरेक्टर होगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। इनको तो भाई याद कर लो अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको हमेशा क्वेश्चन आके कंफ्यूज कर देंगे, इसको आप याद ही कर लो एज इट इज़। बस न्यूट्रल ऑक्साइड में मेरा एक ही एग्जांपल दे रखा है, ये है CO, इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो हमने खुद पढ़ के भी आया कि जो टीन का जो है मोर स्टेबल कौन होता है? +4 होता है। लीड का मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है? +2 होता है। तो यही इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें +2 का, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो हम खुद अभी पढ़ के हम आए अभी कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +2 जो है स्टेबल होगा और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +4 कम स्टेबल होगा, +2 ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वहीं दोनों एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है। अब देखो यहाँ पे रहेगा कि वाटर से जब रिएक्ट करें तो क्या होगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम नहीं रिएक्ट करेगा वाटर से। पहले कौन कौन करेगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम नहीं रिएक्ट करेगा। फिर यहाँ पे देखिए लीड इज़ अनअफेक्टेड बाय वाटर। लीड जो है ये वाटर से अफेक्टेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन कर लेता है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम पहले ही कर चुके थे, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। लीड जो बचा था ये भी मेरा अनअफेक्टेड है क्योंकि इसमें प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म बनेगा। तो ये बहुत, देखो जहाँ भी बिकॉज आ जाए, देयर फॉर आ रहा है, ड्यू आ जाए तो समझ लो कि ड्यू टू आ जाए, असर्शन इंजन क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो लीड जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। तो फिर रिएक्ट कौन करेगा भाई? टीन। बहुत अच्छा रिएक्शन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओनली टीन ही है जो डिकम्पोज करेगा, वो भी स्टीम से, वाटर से नहीं रिएक्ट करेगा, स्टीम से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म डाई ऑक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन। तो पूरे ग्रुप 14 के अंदर वाटर से कोई नहीं मतलब रिएक्ट करता है, बस स्टीम से रिएक्ट करता है, वो भी टीन, और फॉर्म करेगा डाई ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन फॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखो ये है रिएक्शन टुवर्ड दी हैलोजन। तो ये देखो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में दे रखा है लेकिन बहुत ईजी है। देखो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बिना मेहनत करनी हो पाएगा। देखो अभी 3 बज रहे हैं सुबह के, तभी मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी जितने को, क्यों यहाँ पे कॉलेज में हूँ, आराम से आराम कर सकता हूँ, कोई सिक्योर है, लेकिन अपने एंड पे जितना हो सकता है आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ो मत, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स देखने में लग रहा होगा। देखो हैलोजन जो है वो MX2 और MX4, ठीक है, ये रिएक्ट करके, ये M क्या है? मेटल है, और एक क्या है? X क्या है? हैलोजन है। जैसे कि X यहाँ पे हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो MX2 और MX4 जैसे कि फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन को छोड़ के, ठीक है, कार्बन को छोड़ के ऑल अदर मेंबर्स रिएक्ट डायरेक्टली विद दी हैलोजन। कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इनऑर्गेनिक पूरी बायो की तरह है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कार्बन को लिख रखा है, कार्बन को छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स जो हैं हमारे हैलोजन से रिएक्ट करते हैं और जो है हाईलाइट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे MX4 हम खुद अभी पढ़ के हैं फजांस रूल से, ये कोवेलेंट इन नेचर होगा क्योंकि मूड चार्ज है, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा और टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन यहाँ पे इसका एक्सेप्शन भी दे रखा है कि देखो ये SnF4, ये कैसा है? MX4 है, ठीक है, SnF4 और PbF4 है ना, ये MX4 के फॉर्मेट में है, SnF4 और PbF4, लेकिन दोनों जो है आयोनिक की नेचर है। यहाँ पे हम पढ़े थे कि MX4 जो है ये कोवेलेंट नेचर होगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हैं SnF4 और PbF4
आयोनिक नेचर है। क्यों है अब तुम बताओ कमेंट में। क्योंकि यहाँ पे एनायन का साइज छोटा है, हम बोले थे कि एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए फजांस रूल में अगर कोवेलेंट होना है तो, और कैटायन छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे तुम देखो SnF4 जो है और PbF4, इसमें एनायन का साइज बहुत छोटा है और कैटायन का साइज बहुत बड़ा है, तो अपोजिट हो गया, तो ये आयोनिक नेचर होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप फजांस रूल से लिंक करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि MX4 सारा कोवेलेंट होना चाहिए, लेकिन SnF4 और PbF4 ये आयोनिक होगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पे सर्चन क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, ये PbI4 पे है कि PbI4 मेरा एग्जिट नहीं करता है। तो सिंपल से याद कर लो, यहाँ पे जो रीज़न दे रखा है, ज़्यादा रिसर्च मत करो, कि PbI जो बॉन्ड है, ठीक है, इनिशियली जो फॉर्म हुआ है मेरा, ड्यू टू द रिएक्शन डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू, मतलब इसमें ना जो इसका फॉर्मेशन होता है तो इनफ एनर्जी रिलीज नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं रिलीज होता है, ताकि जब इनफ एनर्जी रिलीज नहीं होता है तो जो ऑन पेयर 6s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एग्जिट नहीं कर पाते। तो सिंपल याद कर लो कि कम एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, हम पढ़ के भी आए हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनवर्ट इफेक्ट से M+2 ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, वही बात है कि जर्मेनियम का जो है मोर, मतलब +4 में ज़्यादा स्टेबल होगा +2 के कंपेरिजन में। ठीक है, फिर लीड जो है +2 में ज़्यादा स्टेबल होगा, बार बार रिपीट हो रहा है। वहीं CCl4 जो है, CCl4 को छोड़ के बाकी सारे जो है टेट्राक्लोराइड है हाइड्रोलाइज होंगे। CCl4 क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसमें d ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो वहीं दे रखा है CCl4 जो है इसमें d ऑर्बिटल नहीं है और इसका एक्सपेंड नहीं करेगा, बाकी सारे एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल दे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ CCl4 नहीं होगा, कार्बन हैज़ नो एम्प्टी ऑर्बिटल, इसमें कोई d ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, यहाँ पे लिख रखा है। लेकिन बाकी सारे का हाइड्रोलाइसिस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल है और ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस, जैसे यहाँ पे SiCl4 का दे रखा है, SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा अपने वैकेंट d ऑर्बिटल के अंदर, और ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, जो यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखा है। लेकिन CCl4 का रिएक्शन नहीं होगा, SiCl4 का रिएक्शन होगा, क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है। हम पढ़े हैं ना, कार्बन के अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए अपना ऑक्टेट नहीं एक्सपेंड कर पाता, अपना कोवेलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाता, इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं पे सिलिकॉन और सबका पॉसिबल है, क्योंकि उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है मेरा कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। देखो तो बेसिक जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उन, मतलब हर ग्रुप के अंदर वो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि स्मॉलर साइज होगा, हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा, ठीक है, और हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। कार्बन के पास इतना बार, देखो NCERT कोई रिपीट नहीं करता, अगर NCERT बार बार रिपीट कर रहा है तो समझो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, इसीलिए कोवेलेंसी अपना नहीं बना पाएगा, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तो हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है उसके हाइलाइट्स का। ठीक है, क्योंकि साइज छोटा है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, और d ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये एकोमोडेट ओनली 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, ये अपना कोवेलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, द मेंबर्स कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द d ऑर्बिटल, लेकिन बाकी सारे मेंबर्स एक्सपेंड कर सकते हैं कोवेलेंसी, और कार्बन नहीं कर सकता बिकॉज d ऑर्बिटल नहीं है। अब देखो कार्बन का लेकिन एक यूनिक एबिलिटी मेरा ये है कि ये p पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है खुद के साथ, कार्बन कार्बन या कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन। क्यों कर सकता है, एसर्शन रीजन पूछ सकता है, क्योंकि स्मॉल साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है जी, फिर से एक एसर्शन क्वेश्चन ले लो कि जो हेवियर एलिमेंट्स है वो p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। दो हो गया, पहला कार्बन जो है ये p पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि साइज छोटा है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन हेवियर एलिमेंट जो है ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इनमें p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो है हमारा नहीं हो पाएगा, उतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि साइज जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओवरलैपिंग सही से नहीं हो पाएगा। कार्बन पॉसिबल क्यों है, क्योंकि साइज छोटा है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, सो अब लास्ट में यहाँ पे टॉपिक है कैटिनेशन के ऊपर। क्या होता है, बस कार्बन एटम जो है इसका टेंडेंसी होता है कि बाकी सारे एटम से लिंक करके एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कराए और चेन और रिंग का फॉर्मेशन कराए, तो ये होता है कैटिनेशन। कैटिनेशन का ऑर्डर बताएं तो ये बॉन्ड इंथैल्पी से लिंक्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे रीजन भी दे रखा है, दिस इज बिकॉज यानी कि एसर्शन रीजन फिर से फ्रेम हो सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेरा साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, और कैटिनेशन का प्रॉपर्टी जो है डिक्रीज करेगा। वहीं है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे कार्बन कार्बन
ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन, तो ये जो कैटिनेशन का प्रॉपर्टी ये मैंने डिक्रीज़ करेगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा, कार्बन कार्बन में होगा, ठीक है, सबसे कम किस में होगा, टीन टीन में होगा। लीड डज नॉट शो कैटिनेशन, लीड तो कैटिनेशन शो ही नहीं करता है। टीन तो कुछ हद तक मान लो टीन जर्मेनियम सेम शो कर रहा है, लीड तो बिल्कुल शो ही नहीं करेगा। यहाँ पे टेबल में भी दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैटिनेशन का ऑर्डर क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, कार्बन कार्बन कहीं क्यों क्यों शो करता है और बाकी सारे क्यों नहीं शो करते, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज़ बढ़ जाएगा, जैसे लीड का साइज बहुत ज़्यादा होगा, लीड का इलेक्ट्रॉनिक बहुत कम है और लीड कैटिनेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। सो ड्यू टू द प्रॉपर्टी कैटिनेशन जो है एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण बहुत सारी ये इलेक्ट्रोपिक फॉर्म कर लेते हैं, जो कि हमको पढ़ना नहीं है। तो हमारे नीट में जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें इतना ही दे रखा है। मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको हर एक चीज़ हर एक लाइन अच्छे से डिटेल में बताएं, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और टेलीग्राम चैनल पे इसका मैं PDF अपलोड कर दूंगा जल्दी, ठीक है। सो बाय बाय।